हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से इंग्लिश की तरह इस बार हिंदी का सिलेबस बिहार टीचर एग्जाम 2023 के लिए लेके आए हैं। हिंदी क्वालिफाइंग पेपर में आएगा और जो 75 मार्क्स का पेपर है, जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था कि 25 मार्क्स इंग्लिश के लिए आएगा। डिटेल सिलेबस किसी का भी दिया गया नहीं है और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के चेयरमैन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि हम डिटेल सिलेबस मांगने का कोई औचित्य नहीं है, आप बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के बुक्स का अध्ययन करें। उसके हिसाब से हमने इंग्लिश का भी एक सिलेबस बनाया था और अब हम लोगों ने हिंदी के भी सिलेबस पे काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके कथानुसार इंग्लिश का पेपर थोड़ा आसान होगा लेकिन हिंदी का पेपर टफ होगा और 75 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे। अब उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये हमारे तरफ से बनाया हुआ एक सिलेबस है। आप सिलेबस देख के पढ़ाई उस पर कर सकते हैं। हिंदी का जो सिलेबस है उसके कुछ मुख्य बिंदु रहेंगे। पहला बिंदु रहेगा जो सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे, आप ये बोल सकते हैं कि 75% सवाल हिंदी व्याकरण पे आएंगे और हिंदी व्याकरण के बेसिक्स पे बहुत कम सवाल रहेंगे। अगर आप बेसिक जो सवाल होते हैं वो 5 या 10 ही रहेंगे। बाकी जो 75 क्वेश्चन में अगर आप 50-60 क्वेश्चन भी देख रहे हैं तो वो आपको थोड़े टफ लेवल के रहेंगे। दूसरा आएगा गद्यांश और पद्यांश। देखिए, मैं यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे गद्यांश या पद्यांश दिख रहा है, आप ये बात समझ लीजिएगा। एक बात मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि यहाँ लिखने में जो वर्डिंग है उसकी में अशुद्धियाँ दिखेगी, क्योंकि वो टाइपिंग का एक प्रॉब्लम है। अब वही देवनागरी में हम लोग लिखते तो सही लिख के आता, लेकिन वो गद्यांश और पदांश जो है, जो गद्य और पद्य, इसके आधार पे है। तो आप कहीं पे ऐसी अशुद्धियाँ दिखेगी आपको, जिसको आप इग्नोर कीजिएगा। अब आते हैं व्याकरण में। तो हिंदी व्याकरण में जो पहला पार्ट आएगा वो रहेगा आपका हिंदी वर्णमाला का। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन पर आधारित सवाल उसमें आपको पूछे जाएंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अब देखिए, आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। मान लेते हैं आप एमसीक्यू पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे यहाँ पे ये जो एक सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष नहीं है, मैंने आपको आंसर बता दिया कि 6 जो है सो घोष वर्ण नहीं है। आप ये पढ़ के चले गए, लेकिन आपने घोष और अघोष वर्ण के बारे में पढ़ाई किया नहीं। तो आप सबसे पहले अगर आप अपना बेसिक कंप्लीट कर लेंगे तो सवाल कोई भी आएगा, एमसीक्यू आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बेसिक्स आपका कंप्लीट है तो आप आसानी से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे घोष वर्ण क्या होते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है। आपको पता है कि अगर आप हिंदी जानते हैं तो जो हम बोलते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन पर मुख्यतः जो हम बोलते हैं उसमें नाद, श्वास, नासिका, ये सब का जो उपयोग होता है उसके आधारित होते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं, समझे। और प्रत्येक वर्ग का, जैसे अ आ इ, क ख ग घ, त थ द द, प फ ब भ, य र ल व, तो ये जो घोष मतलब वर्ण है, स्पर्श वर्ण, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण और य, र, ल, व, ह घोष वर्ण होते हैं। अब एग्जाम्पल भी है इसका। ग, ग क्या है? तीसरा। क, ख, ग, तो ग आपका तीसरा। चौथा कौन है? घ। पांचवा कौन है? अंगा। वैसे ही चौ छ जो में आप जाइएगा तो चौ छ जो में चौ छ जो होगा तो फर्स्ट और सेकेंड है, वो नहीं होगा घोष। वो क्या हो, अच्छा, जो घोष नहीं होगा वो क्या होगा? अघोष वर्ण होगा। तो आप अगर बेसिक्स पढ़ते हैं तो आपको ये सब आसानी से पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। मैं जो अभी एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, उदाहरण, केवल वही सवाल आएंगे तो नहीं, बाकी कोई भी सवाल आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अघोष वर्ण, जो घोष वर्ण नहीं होगा अघोष वर्ण होगा पेपर सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि जिसके उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का इस्तेमाल होता है, सांस जो हम लेते हैं श्वास का इस्तेमाल होता है, वो अघोष वर्ण कर लेते हैं। और इसमें क्या होगा, वहां पे आपने देखा होगा कि स्पर्श वर्ग का वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा, जबकि इसमें क्या होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा अगर उपयोग हो गया तो बचा कौन सा? पहला, दूसरा। और य, र, ल, व, ह में जो बच गया तलव्य स, दंत स, मूर्धन्य स, ये सब अघोष वर्ण है। तो उदाहरण क्या होगा? क, ख, च, छ, ट, ठ, ये सब क्या है? अघोष वर्ण है। तो आपको क्या करना है कि बेसिक्स पढ़ना है, न कि आप क्वेश्चन आंसर पे जाइएगा।
क्वेश्चन आंसर तो तब सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन एमसीक्यू का मतलब होता है कि प्रैक्टिस सेट में आपको जब आप सब कुछ पढ़ लिया, जैसे आपने घोष पढ़ लिया, अच्छे से अघोष पढ़ लिया, आपने अल्प प्राण पढ़ लिया, आपने महाप्राण पढ़ लिया। अब अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? जिस वर्ण के उच्चारण में कम श्वास निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और ये हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा है। क ख नहीं, क, ग, च, त, ये। और महाप्राण क्या होगा? जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले। अब बोल के देखिए, हिंदी में कभी भी आप अगर बोल बोल के पढ़ते हैं ना, कि जैसे आप, मैंने बोला नाद, तो आप बोल के देखिए कि आपके गले का नाद का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। मैंने बोला नासिका, तो नाक से आवाज जो निकलता है नौ, आपने श्वास का इस्तेमाल ज्यादा लेके बोल रहे हैं। तो ये सब से अगर आप पढ़िएगा तो हिंदी आपका सभी दिन के लिए बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो महाप्राण क्या हुआ? जिनके उच्चारण में अधिक श्वास निकले। तो ख, आप देखिए कितना मैंने जानबूझ के बोल रहा हूं कि आप खुद बोल के एक बार देखिए। ख, घ, फ, ब, भ। तो जब आप बोलिएगा तो आपको खुद फील हो जाएगा और आपका ये दिमाग में सेट हो जाएगा कोई भी सवाल। तो अल्प प्राण, महाप्राण, वैसे ही होता है ह्रस्व स्वर, वैसे ही होता है संयुक्त वर्ण। तो आपको ये सब, अगर ओष्ठ वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब जब आप पढ़ लीजिएगा तो हिंदी वर्णमाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप सिर्फ एमसीक्यू 10, 20, 30 पढ़ के चले जाइएगा तो आप अपने आप को खतरे में डाल के पेपर देने जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पता है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। उसमें स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। व्यंजन कितनी होती है? 33। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2। तो ये सब जब आप कैटेगरी वाइज पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण से सवाल आने और सॉल्व करने की संख्या बढ़ जाएगी आपकी। आपको ये भी पॉइंट होना चाहिए कि किस चीज से कौन सी आवाज निकलती है। जैसे कंठ से कौन सा स्वर निकलता है, कौन सा व्यंजन निकलता है। तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, बाकी और भी जो पार्ट होते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, स्वर व्यंजन क्या होता है, स्वर और व्यंजन, ये सब की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, ना कि आप 10, 20, 30 एमसीक्यू कहीं से उठा के पढ़ेंगे। तो ये बात आप हिंदी व्याकरण के लिए, आप हिंदी व्याकरण का कोई भी अच्छा बुक उठा लीजिए। देखिए, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए, ऐप से पढ़िए। आप क्वेश्चन आंसर पे आधारित अगर पढ़ने गए तो आप समझ लीजिए कि आप अपने आप को 10% ही सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर में। हो सकता है किस्मत अच्छी, वही क्वेश्चन आ गए, लेकिन जब आप बेसिक्स कंप्लीट करके जाओगे तो आप 100% सभी सवाल सॉल्व करके जाओगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला संबंधी अशुद्धियां, देखिए मैंने यहाँ पे अशुद्धियां जो लिखा है, आप उसमें आप देखिएगा, जो आप जब आप टाइप करोगे तो ऐसे ही लिख के आएगा, लेकिन अशुद्धियां आप तो शुद्ध, यहाँ पे देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन आएगा वर्तनी में, बोलने चालने में जो अशुद्धियां होती है उसमें क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए अन्वेषण, अब सब अन्वेषण है, लेकिन इसमें आप जब ए ऑप्शन देखिएगा वो सही है। तो जब आप लिखोगे तो आपको, बोलोगे तो आपको सही और गलत का अंदाजा लगता जाएगा। अब इसके लिए आप कोई प्रैक्टिस सेट नहीं, आप बोलने चालने में आप अशुद्धियां देख सकते हो और उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, मतलब आप उसको ठीक कर सकते हो। तीसरा पार्ट आता है, अब ये जो आ गया ग्रामर का जो मूलभूत ग्रामर होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो समास, ये सब पार्ट आ गया। अब इसमें केवल संज्ञा का आपको परिभाषा तो पूछेगा नहीं, हाँ जानने की जरूरत है, संज्ञा के टाइप्स जानने की जरूरत होते हैं, उदाहरण, लेकिन सवाल इस तरीके से आएगा, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन। आपको क्या रहेगा, कोई एग्जाम्पल दिया रहेगा, कुछ लिखा रहेगा और उसमें से बोला जाएगा कि ये वर्ड किस संज्ञा के कौन सा पार्ट में आता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इस तरीके से आपको सवाल आएंगे। अब संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम, सेम वही होगा, आपको डिफिनीशन नहीं पूछेगा, सवाल पूछेंगे। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया, कोई रो रहा है, रेखांकित पद में सर्वनाम कौन सा है, तो अब कोई रो रहा है में अनिश्चयवाचक, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन रो रहा है, निश्चय नहीं है ना, कि जैसे राम रो रहा है तो राम रो रहा है ना, एक पर्सन है जिसका नाम राम है, वो रो रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, कोई रो रहा है,
मतलब आप क्वेश्चन मार्क करके देख रहे हैं कौन रो रहा है कौन रो रहा है, तो आप निश्चय नहीं है, तो आप क्या है, अनिश्चयवाचक। तो आपको जब बेसिक्स डिफिनीशंस, जैसे अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, जैसे आप संज्ञा सर्वनाम डिफिनीशन जान गए, अब उसके जो टाइप्स हैं उस टाइप्स को जब आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, तो आपको क्या होगा कि जो भी है आप उसके बारे में पता, जैसे अनिश्चयवाचक, सिर्फ अनिश्चयवाचक का आप क्वेश्चन और उसका आंसर करने से पहले आप अनिश्चयवाचक होता क्या है, इसको हम किसी वाक्य में, शब्द में जब पढ़ेंगे कि ये अनिश्चयवाचक है, तो क्यों अनिश्चयवाचक कहलाया, जब आप खुद क्वेश्चन मार्क करके पढ़ेंगे तो आपको सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्रिया में अब जैसे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और भी टाइप्स है, तो जब आप वो पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे एक सवाल भी है, हमने उदाहरण भी दिया है कि कौन सी इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है, तो जो पीना है वो अकर्मक क्रिया नहीं है। तो अब मैं अगर मान लेता ऐसा 50 क्वेश्चन आपको दे दिया, सिर्फ यही मैंने क्वेश्चन लिखा, 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको एक आंसर बता दिया, लेकिन ये करने से पहले अगर मैं क्रिया की डिफिनीशंस, उसके एग्जाम्पल के साथ, क्रिया के भेद, टाइप्स जिसको बोलते हैं वो, और उस भेद में क्यों ये शब्द आ रहा है, वो अगर आप समझ लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। विशेषण सेम है। अब यहाँ पे एक सवाल भी है कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। अब आपने यहाँ पे जान लिया 7 भेद, आंसर मैंने लिख दिया, हो सकता है आपको याद होगा, लेकिन जब आप 7 भेद के बारे में जानते होंगे तब आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर होगा आप ये सोच सकते हैं, और साथ ही में आपको हर एक सवाल सॉल्व करने की ताकत भी आ जाएगी। और हम अब आगे चलते हैं, संधि और संधि विच्छेद। यहाँ पे मैंने एक संधि विच्छेद का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आपको संधि भी जानना पड़ेगा। तो संधि विच्छेद में जैसे है, अब संधि विच्छेद क्या होता है, आप अब इसको आप जितना ज्यादा पढ़िएगा, अब अगर 100, 200, 300 संधि विच्छेद पढ़ लीजिएगा समझ के, तो आप समझ लीजिए कि किसी भी संधि विच्छेद को आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है प्रेरणा प्लस आस्पद, यही होगा प्रेरणास्पद। तो जब आप पढ़ते रहोगे, बोल बोल के पढ़ते रहोगे, तो आपको संधि विच्छेद का पूरा कंठस्थ हो जाएगा कि कोई भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। उपसर्ग व प्रत्यय, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में किसी भी शब्द के आगे में लगने वाला उपसर्ग और पीछे में लगने वाला, मतलब बाद में लगने वाला, प्रत्यय कहलाता है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने दिया है, निर्वाह। तो जब आप, अब जैसे आप क्वेश्चन को पढ़े, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, ये पढ़ने का तरीका, और निर्वाह, जब आप निर्वाह पढ़ेंगे तो आपको उपसर्ग का अंदाजा लग जाएगा। निर्वाह आपने पढ़ा, मैंने जो पढ़ा निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग, थोड़ा स्लो करके पढ़िए उस वाक्य को, जिसको, शब्द को, जिसका आपको उपसर्ग व प्रत्यय निकालने की जरूरत है, आपको आंसर मिल जाएगा निर्वाह। तो जैसे आपने जो वर्ड बोला निर, और उसके बाद जो आप गए, तो निर जो है वो क्या होगा, उपसर्ग का उदाहरण होगा। प्रत्यय में भी जब आप बोलिएगा, जहां पे आप थोड़ा सा पॉज दिए, समझ लीजिए या तो ये उपसर्ग होगा या तो ये प्रत्यय होगा, आगे उपसर्ग पीछे प्रत्यय। समास के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आपसे कभी भी ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। अगर ये सब क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही इजी पेपर होगा। लेकिन क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग पेपर होता ही है कि जितने से जितने लोगों को छांट सके, तो ये, और बोला भी गया है चेयरमैन साहब के द्वारा कि ये पेपर टफ होगा। तो आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे आएगा, पुष्प धनवा का सही समास विग्रह है वह जिसके पुष्पों का धनुष है, और ये कामदेव जी ने लिखा था। तो जब ऐसे ऐसे शब्द सवाल आएंगे तो आपको इसका बेसिक और कॉन्सेप्चुअल अध्ययन करना पड़ेगा। शब्द भेद, अब शब्द भेद एक पूरा का पूरा ग्रामेटिकल थ्योरेटिकल पार्ट की तरह रही, उसको अच्छे से उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो एक सवाल भी हमने पूछा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने आंसर भी दिया है कि 4 होते हैं, लेकिन आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। पर्यायवाची शब्द, अब पर्यायवाची, जैसे आपने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इंग्लिश में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे पर्यायवाची है। एक हमने एग्जाम्पल भी दिया, थोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सवाल पढ़िएगा बहुत अच्छा, जैसे आप देखिए थोड़ा का पर्यायवाची शब्द, आपने यहाँ पे कम, लोग फर्स्ट ऑप्शन देखा कम, सीधा आप टिक मार के निकल गए। जी नहीं, सवाल को अच्छे से पढ़िए,
सवाल घुमा घुमा के दिया जाता है, तो थोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जब आप यहाँ पे सभी ऑप्शन देखिएगा, कम, न्यून, अल्प, ये तीनों वर्ड जो है ये क्या है, कम 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 मतलब छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। पर वित्त विभाग की तरह वित्त जो है ये कोई अलग वाक्य है, अलग शब्द है, तो वो थोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। और पर्यायवाची, विलोम, ये सब पढ़ने के लिए आप जब पूरा उसका पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ डालूंगा, आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। समझा के देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी हो सकता है हम पीडीएफ बताते जाएंगे, आपको बोलते जाएंगे, और आप भी बोलना साथ साथ। जब तक आप बोलोगे नहीं, देखिए पढ़ने का, हिंदी पढ़ने का तरीका है, हिंदी बहुत टफ सब्जेक्ट है, हिंदी पढ़ने का तरीका है, आप जो बोल रहे हैं उसी से आप हिंदी कंप्लीट कर रहे हैं। आप जितना अच्छा हिंदी बोल पाइएगा, आप उतना अच्छा हिंदी को पूर्ण कर पाइएगा। अब विलोम में आते हैं, जैसे यहाँ पे एक सवाल भी है, उल्टा विलोम मतलब क्या होगा, उल्टा। कृत्रिम, आर्टिफिशियल के लिए उचित विलोम शब्द लिखिए। आर्टिफिशियल का मतलब नकली तो नहीं होगा, ना कठोर होगा, ना हार्ड होगा, ना बनावटी होगा, क्या होगा, नैसर्गिक। तो यही शब्द है कि जिसे के लिए आपको कम से कम 500 700 विलोम, अनुलोम विलोम जैसे होता है उस वाला अनुलोम विलोम में मत चले जाइएगा। विलोम शब्द हो गया या पर्यायवाची, इसके आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक बार अगर आप बोल बोल के पढ़ लिए, सुन लिए, लिख लिए, तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 5-6 क्वेश्चन कम से कम आपको, ये हमको लगता है पर्यायवाची और विलोम से आएंगे, और ये सेकंड में ये सब सवाल आपको सॉल्व होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कोई लंबा वर्ड रहता है और उसके लिए आपको एक वर्ड में लिखना पड़ता है, जैसे हमने उदाहरण भी दिया, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, सबसे जो पहले जन्मा हो अग्रज, जो बाद में जन्मा हो अनुज। तो ये सब 100 200 300 है। आप अगर पूरा पीडीएफ पढ़ लेंगे, हम आपको बोलेंगे, आप भी साथ में बोलना, तो क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा और आप ये सब कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए उसके बाद बार आपको पढ़ने की जरूरत, कोई कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, लोकोक्तियां का मतलब होता है जो लोक में, मतलब जो आस पास गांव समाज में जो वर्ड बोले जाते हैं जिसका अर्थ क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक मुहावरे हैं, यहाँ पे बिजली गिरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बिजली गिरना मतलब आप बारिश के समय बिजली गिरने का मतलब थंडरिंग जो होता है और लाइटनिंग, तो आपको लगेगा कि ठनका गिरना, बिजली गिरना, ये सब मतलब क्या आकाशीय कीर्ति हो रही है? जी नहीं, बिजली गिरना, किसी पे बिजली गिरी। अब अच्छा, ये यहाँ पे तो आप ये सवाल देख रहे हैं, आगे चल के जब आप 10th का पेपर दिए होंगे तो आप बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ निकालिए और उसको एक वाक्य में प्रस्तुत भी कीजिए, ये भी आता था पेपर में। तो बिजली गिरने का मतलब होता है घोर विपत्ति किसी पे आ गया, उसके घर पे बिजली गिर गया, मतलब घोर विपत्ति आ गया उस पर। तो ये शब्द को आपने पढ़ा है, ये सब चीज़ आपको, अगर आप बिहार बोर्ड से 10th पास किए हैं तो आप समझ लीजिए कि आप हिंदी में, आपको ऐसा कोई चीज़ अभी तक हमने नहीं बोला जो आपको नहीं पता है। लेकिन सिर्फ ये है कि जो आपने पढ़ा है उससे आपको आगे जाना पड़ेगा, बेसिक्स और पढ़ना पड़ेगा। छंद, अब छंद और अलंकार, ये सब जो है, अब यहां से जो ये पार्ट आ रहा है, अब ये टफ लेवल पे आते जा रहा है, व्याकरण में ही टफ लेवल पे आ जाएगा। तो छंद है, जैसे तो छंद में एक सवाल भी हमने पूछा है, किस छंद के पहले तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे छंद के एग्जाम्पल भी दिए हैं, लेकिन इसका सवाल होगा, जवाब होगा दोहा छंद। तो छंद और अलंकार थोड़ा सा टफ होता है, आपने इसके बारे में कम पढ़ाई किया है 10th तक, ये भी हमें पता है। अलंकार भी वैसे ही है, एक हमने उपमा अलंकार के उदाहरण के रूप में, पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। आप किसी को उपमा देते हैं ना कि अच्छा तुम्हारा ऐसा चल रहा है, किसी का उपमा, तो वही उपमा अलंकार होता है। अब ये आता है सेकेंड पार्ट, एक तो व्याकरण हो गया, अब इससे अब एक गद्य देता है, एक पद्य देता है, गद्यांश देगा, आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा, पद्यांश देगा तो आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा टफ रहेगा। तो एक अपठित गद्यांश भी यहाँ पे हमने दिया है, आप उसको पढ़िए, पूरा पढ़िए आप उसको। बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात 2 पत्थरों को देखिए मैंने गलती लिखा नहीं है, लिखने में आपको पता है कि इंग्लिश लैपटॉप में टाइप करना, इंग्लिश टू हिंदी आजकल कितना टफ हो गया है। बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात 2 पत्थरों को इकट्ठा कर रगड़ा और आग पैदा की। इस प्रकार उसने एक लाभदायक खोज की, परंतु हम इस मनुष्य का नाम नहीं जानते हैं। मनुष्य एक बेघर विचरने वाला, देखिए बी नहीं होगा, बॉ नहीं होगा, वी होगा, वॉ,
विचरने वाला प्राणी था जो कि अपने खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता था। किसी खेतीबाड़ी की खोज की, इससे मनुष्य के रहने के ढंग में एक महान परिवर्तन आया। अब उसे भोजन की खोज में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। काफी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। आजकल साइकिलें, कारें तथा बसें ऐसे प्रयोग में आते हैं। अब इस गद्यांश पे सवाल जवाब रहेगा। अब आप सवाल जवाब देखिए कि बहुत समय पहले मनुष्य द्वारा किए गए खोजों और आविष्कारों के नाम लिखे। तो हमने जितने चीज उस गद्य में पढ़े हैं उसके बारे में लिखेंगे। अब ये आपने सवाल जवाब देख लीजिए उसमें, ये तो एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिए हैं। सॉल्व करने का इसका तरीका क्या होता है, पहले क्या करना है आपको, जब गद्य और पद्य पे बात आएगी तो सबसे पहले आप सवाल को एक बार पढ़िएगा, न कि गद्य या पद्य को। सबसे पहले एक सवाल को पढ़िएगा, सवाल में जो पॉइंट पूछ रहा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, पहला प्रश्न जो है, बहुत समय पहले मनुष्य द्वारा किए गए खोज और आविष्कार, तो आप तुरंत पेन से क्वेश्चन पेपर पे खोज और आविष्कार को अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब मनुष्य, सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए, मनुष्य के रहने के ढंगों में कौन सी खोज महान परिवर्तन लाई। तो ढंग और खोज, आप ये इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब आप अंडरलाइन कर लोगे तो वो क्वेश्चन, जब आप उसके बाद आपको गद्य को पढ़ना है, और गद्य में जो भी आपको लगेगा कि नया, जैसे आविष्कार, विज्ञान, अलग चीज आपको दिखेगा, आपको उसको भी अंडरलाइन करते चलना है। फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक जब आप उसके बाद जब कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको आंसर्स आपको मिलेंगे। आपके पास सोचने का और विचारने के लिए भी आपको जरूरत आपकी उसको पड़ेगी ही नहीं, आप तुरंत में आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब आता है कि हम लोग को पढ़ाई कैसे करना पड़ेगा। देखिए, हम आपके साथ टॉपिक वाइज, एग्जाम्पल वाइज लेके आएंगे। आपको वो टॉपिक को पढ़ना है, साथ में हमारे साथ भी पढ़िए, हम भी आपको पढ़ाएंगे, आप भी पढ़िए। आप पहले अपने बेसिक्स कंप्लीट कर लीजिए, हिंदी व्याकरण की एक अच्छी बुक ले लीजिए और आप उसको पढ़िए, बोलिए जरूर, पढ़ने के समय बोलिए। हिंदी बिना बोले आप नहीं पढ़ सकते। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो लैंग्वेज भाषा, जो भाषा होती है, उसको आप बिना बोले अगर आप पढ़ेंगे तो आप, जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इंग्लिश लिख लेते हैं, बोल नहीं पाते, क्योंकि वो बोल के इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत नहीं करते। वैसे ही हिंदी है, शुद्ध हिंदी लिखना और शुद्ध हिंदी बोलना बहुत ही कठिन है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। और बिना इस पेपर को पास किए आप आगे नहीं जा सकते हैं। जितना इंग्लिश इंपॉर्टेंट है उतना हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में पहले ही बोल दिया गया पेपर टफ होगा, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम बिहार वालों के लिए हिंदी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, लेकिन जो हम हिंदी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें व्याकरण का बहुत कम रोल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एक अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं एक बार सब सिलेबस जब डाल दूंगा, आपको मैं बेसिक दे दिया, आप नोट्स देखिए। क्या है कि एक नोट्स कोई पीडीएफ एमसीक्यू दे दिया, एमसीक्यू पढ़ के अभी आपको कोई फायदा नहीं है। पेपर से 15 दिन पहले आपको प्रैक्टिस टेस्ट में एमसीक्यू का इस्तेमाल करना है। अभी आपको हर चीज़ का बेसिक्स जानने की जरूरत है। ये करंट अफेयर्स का तो चल नहीं रहा है कि आपको भारत में कौन आईपीएल जीता और भारत वर्ल्ड कप कब जीता, ये वाले सवाल जवाब रहेंगे। यहाँ पर तो आपको सभी सवाल और जवाब, कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा। हिंदी व्याकरण ले लीजिए, गद्य और पद्य के लिए आपको कोई अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पद्य के लिए आप 9th 10th का हिंदी जो है, उसके पद्य को एक बार पढ़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा पद्य के बारे में, शब्दों के बारे में, शब्द के अर्थ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हम आपको लगातार मटेरियल देते रहेंगे। देखिए, मटेरियल तैयार करना बहुत ही कठिन रहता है हमारे लिए भी, सबके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के लेके आ जाएंगे, कुछ भी दे देंगे। वही अगर डिटेल सिलेबस दिया रहता तो हम लोग सीधा पढ़ाई करने के लिए टूट पड़ते। पर यहाँ पे तो सिलेबस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, और फिर आपको जो पता, देखिए आप कोई सिंपल एस्पिरेंट्स नहीं है, प्रतिभागी नहीं है कि आपको पेपर की तैयारी, आप खुद शिक्षक हैं, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। अभ्यर्थी हैं मतलब आप शिक्षक हैं, क्योंकि आपने डीएलएड बीएड कंप्लीट किया हुआ है, आपने क्वालिफाइंग पेपर्स निकाले हुए हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए हमसे। आपको जो जरूरत होगी, जितने भी नोट्स, सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में, हम आपको उसके लिए नोट्स के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं व्हाइट बोर्ड पे भी आपको बताऊंगा। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।